औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुदस्सिर गुलजार, लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़। होप सो डियर स्टूडेंट्स आप सब जो हैं खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 10 को जो है डिस्कस कर रहे थे, यूनिट 10 को पढ़ रहे थे। तो यूनिट 10 के अंदर जो है हमने पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिलेशंस के हवाले से पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन रिलेशंस हैं डिफरेंट ममालिक के साथ, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हमने पाकिस्तान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के जो अहदाफ और मकासद हैं। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशंस को डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ताल्लुकात के ऊपर बात की। तो आज का जो हमारा डियर स्टूडेंट्स टॉपिक है वो पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात है। तो पाकिस्तान और ईरान रिलेशंस के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है। तो पाकिस्तान एंड ईरान रिलेशंस, तो पाकिस्तान के ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं, जो हमसाया ममालिक हैं, उनमें से ईरान भी एक है। तो ईरान जो है वो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान के जनूब मगरब में जो है, नामुकम्मल जनूब में, नामुकम्मल मगरब में, बल्कि वेस्ट और साउथ के दरमियान जो है ये पाकिस्तान के वाक़या है। और पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के साथ जो है इसके साथ बॉर्डर भी मिलता है। तो पाकिस्तान और ईरान जो बाउंड्री लाइन है वो तकरीबन 909 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर है। और पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में यानी कि पाकिस्तान के जनूब मगरब में ईरान का मुल्क वाक़या है। तो मौजूदा पाकिस्तान जिन इलाकों पर मुश्तमिल है, इस इलाके के ईरान से ताल्लुकात की जो हिस्ट्री है इतनी ही कदीम है जितनी सब कॉन्टिनेंट की पाक हिंद में इस्लाम की तारीख़ पुरानी है। इब्तदाई दौर इस्लाम में बेशतर मुसलमान जो मुबल्लिगीन थे। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, यूनिट 3 के अंदर भी ये बात मैंने आपको बताई थी डियर स्टूडेंट कि जो मौजूदा आपका पाकिस्तान है, जो उस वक्त का सब कॉन्टिनेंट था, इसके अंदर जब इस्लाम फैला है या इस्लाम की आमद से पहले जितने भी हमलावर आए हैं, तो वो सब के सब जो है अफ़गानिस्तान के रास्ते जो है वो जो है दरा खैबर के रास्ते जो है हिंदुस्तान में एंट्रेंस उनकी होती थी, या फिर वो ईरान के रास्ते जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आते थे। तो इब्तदाई दौर इस्लाम में बेशतर जो इस्लाम की दावत और तबलीग का जिन जो है उलमा ने, जिन मुबल्लिगीन ने, जिन सूफिया कराम ने जो है इस्लाम की तबलीग का, अशात का काम किया, तो जितने भी सूफियान कराम के जो वसीले थे इस खित्ते में जिससे इस्लाम की रोशनी फैली है, इनमें से जो अक्सर हैं ईरान के रास्ते जो है वो हिंदुस्तान में आते थे, हिंदुस्तान के अंदर इनकी इंटरेस्ट होती थी। बाद के दौर में हुकूमती और अवामी सतह पर इन दो मुस्लिम खित्तों के दरमियान ताल्लुकात में तेज़ी से जो है वो तरक्की भी हुई। ईरान की जो ज़बान है, ईरान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ़ारसी है। और फ़ारसी जो ज़बान है, हम देखते हैं डिसेंट के सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी मुसलमानों के अदवार रहे हैं, जितने मुसलमानों का हुकूमत रही है, इसके अंदर जो है मुसलमान हुक्मरान के हुकूमतों के दौर में सदियों तक हिंदुस्तान की जो सरकारी और जो इल्मी ज़बान है वो फ़ारसी रही है। कायद अज़म ने बजा तौर पर फरमाया था कि इस्लामी क़ुव्वत की बुनियाद पर पाकिस्तान जिन मुल्कों से दोस्ती और ताउन की उम्मीद रख सकता है, इनमें जो ईरान है वो सरे फहरिस्त है। तो डियर स्टूडेंट, ईरान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पर्शियन है यानी कि फ़ारसी है। और हिंदुस्तान के ऊपर जितना भी कह लें कि मुसलमानों का जो दौरे हुकूमत रहा है, जितनी मुसलमानों ने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की है, तकरीबन 1000 साल के लगभग। तो इवन हम देखते हैं कि डियर स्टूडेंट, जो मुग़लों का दौरे हुकूमत था जो हिंदुस्तान के अंदर जो है, जिसके एंड के बाद जो है वो अंग्रेज़ों का दौरे हुकूमत शुरू हुआ, तो जो मुग़लों की जो सरकारी ज़ुबान थी हिंदुस्तान के अंदर वो भी फ़ारसी होती थी। और मुग़लों से पहले जो लोधी ख़ानदान, जो गज़नवी ख़ानदान जो यहाँ पे हुक्मरान रहा है, उनकी सरकारी ज़ुबान भी फ़ारसी ही होती थी। उसके बाद हम बात करते हैं सफ़ारती और सियासी रवाबित के हवाले से, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल टाइज के हवाले से बात करते हैं। सफ़ारती और जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो रिलेशन है ईरान के साथ, तो डियर स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद जो है, आज़ादी के बाद पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला जो सबसे पहला मुल्क है वो ईरान है। तो ईरान जो है वो ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि ईरान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान के साथ जो है सबसे पहले जो है पाकिस्तान को तस्लीम किया, पाकिस्तान की रियलिटी को, हकीकत को। उसके बाद हम बात करते हैं मई 1949 में पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली ख़ान ने ईरान का जो है विज़िट किया, जिसके जवाब में मार्च 1950 के अंदर जो ईरान के उस वक्त के शहनशाह थे, शहनशाह ईरान ने पाकिस्तान का विज़िट किया। इन मई 1949 पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान पेड एन
official visit to Iran. The visit was recruited by the Shah of Iran in March 1950. यानी कि इनके दौरे के जवाब में जो ईरान के शहनशाह थे लियाकत अली ख़ान के दौरे के बाद उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान का दौरा किया। उसके बाद हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट 1955 में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की और इराक़ के दरमियान जो है बगदाद माहिदा जो है अमल में आया। इसी का नाम जो है सीटो था। 1954 में डियर स्टूडेंट, ये किताब के अंदर जो है तारीख जो है आपकी 1955 लिखी हुई है। तो डियर स्टूडेंट जो नई बुक्स हैं उनके अंदर ये करेक्शंस हैं। तो 1955 को काट के आपने 1954 करना है। सीटो का जो आपका माहिदा था जिसको हम बगदाद पैक्ट का नाम भी देते हैं, तो सीटो जो है वो इसको हम जो है कह सकते हैं कि 1954 में ये माहिदा हुआ। बगदाद पैक्ट या सीटो का भी नाम इसे हम देते हैं। तो 1955 जो तारीख लिखी हुई है ये गलत है, 1954 है। 1954 के अंदर जो है पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और इराक़ के दरमियान जो है बगदाद पैक्ट अमल में आया जिसका नाम जो है पहले सीटो था। फिर एक साल के बाद जो है जब बगदाद यानी कि इराक़ के इस माहिदे से निकल जाने के बाद 1955 में जो है इस माहिदे का नाम जो है बगदाद पैक्ट यानी कि सीटो से चेंज होकर इस माहिदे का नाम जो है वो सेंटो पड़ गया। यानी कि एक साल के बाद 1955 में 1955 के अंदर ये जो बगदाद पैक्ट था इसके अंदर से इराक़ की निकल जाने के बाद जो है वो इस माहिदे का नाम जो है वो सीटो से सेंटो बन गया। उसके बाद हम देखते हैं जे ये चौथा जो आपका पॉइंट है डियर स्टूडेंट, 1955 में इराक़ इस माहिदे से अलग हो गया तो इसे सेंटो का नाम दिया गया। ये माहिदा मार्च 1979 में भी ख़त्म हो गया। यानी कि पाकिस्तान के जो है वो सीटों के अंदर भी शमूलियत थी, सेंटो के अंदर भी थी, लेकिन जो है इस माहिदे का नाम जो है सीटो से सेंटो बन गया यानी कि 1955 में। और ये माहिदा भी जो है 1979 में जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये दोनों जो बेसिकली जो माहिदे थे ये अमेरिका की सरपरस्ती थे और अमेरिका ने जो है वो जो रशिया के जो हमसाया ममालिक थे उनके साथ जो है वो रशिया के ऊपर नज़र रखने के लिए जो है ये माहिदे किए थे ताकि जो है रशिया के पड़ोसी और हमसाया ममालिक से जो है वो अच्छे ताल्लुकात कायम करके जो है रशिया पे नज़र रखी जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा पाँचवा पॉइंट है 1963 में शहनशाह ईरान की कोशिशों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मुनक़ता सफ़ारती ताल्लुकात थे वो बहाल हुए। सरदार दाऊद के दौरे हुकूमत में डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशन के हवाले से कि सरदार दाऊद जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है काफ़ी जो है वो सख्त रवैया रखते थे पाकिस्तान के साथ फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से। तो ईरान की कोशिशों से जो है वो पाकिस्तान और जो है वो अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुनक़ता ताल्लुकात थे जो कि मुनक़ता हो गए थे सरदार दाऊद के दौर की वजह से, इसको जो है दोबारा बहाल करने में ईरान ने अपना जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद हम बात करते हैं शहनशाह ईरान की कोशिशों से मलेशिया और पाकिस्तान के सफ़ारती ताल्लुकात भी बहाल हो गए। यानी कि ईरान ने पाकिस्तान और मलेशिया के मुल्क को जो आपस में जो ताल्लुकात इनके कन्फ्लिक्ट जो था उसको दूर करने में भी अपना रोल प्ले किया। 1965 की जंग में मलेशिया की तरफ से जो है वो भारत की हमायत की वजह से ताल्लुकात जो है वो पाकिस्तान के और मलेशिया के मुंतका हो चुके थे। तो पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात को बहाल करने में जो है सफ़ारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने में जो है ईरान ने अपना रोल प्ले किया। 1965 की जंग के दौरान 1965 की जो वार थी 1965 की, इसमें जो है वो मलेशिया ने जो है वो पाकिस्तान की हमायत करने के बजाय भारत की हमायत की थी जिससे दोनों मालिक के ताल्लुकात मुनक़ता हो चुके थे। उसके बाद हम बात करते हैं 12 जुलाई 1964 के अंदर पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान RCD नामी माहदे के ज़रिए दोस्ती और तावन के नए दौर का आगाज़ हुआ। तो डियर स्टूडेंट 1964 के अंदर जो है पाकिस्तान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी बेटा मैंने आपको ये बात समझाई थी कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान जो ये माहदा था RCD का 12 जुलाई 1964 के अंदर जो है ये अमल में आया था। 12 जुलाई 1964 को RCD का माहदा हुआ था पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान। ये तीनों ममालिक जो हैं इसके मेंबर थे। तो RCD से डियर स्टूडेंट्स क्या बनता है, इसका क्या मुखफ़फ़ है, किसका मुखफ़फ़ है? ये RCD रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट, रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट। तो RCD का माहदा जो था 1964 के अंदर हुआ था पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के माबैन। उसके बाद जो है
इस माहदे के ज़रिए से तीनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और ताउन का जो है एक कह लें कि नए दौर का आगाज़ हुआ। फिर उसके बाद जो है हम 8वें पॉइंट के अंदर बात करते हैं दी इनकलाब ईरान के नतीजे में चंद साल के तातुल के बाद इसी RCD का जो नाम था 1985 में चेंज होकर जो है RCD से ECO बन गया। यानी कि ईरान के अंदर जब रेवोल्यूशन आया ईरानी इनकलाब के बाद 1985 के अंदर 1985 में इसी RCD रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट का जो नाम था RCD से जो है ECO बन गया। यानी कि ECO किसका मुखफ़फ़ है? ये इससे बनता है डियर स्टूडेंट इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि पहले RCD का जो मायदा था पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के मबैन, अब जो इसका नाम है वो मौजूदा नाम जो है 1985 के बाद जो RCD से इसका नाम जो है चेंज हो गया, ECO बन गया, यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो The RCD remained suspended from some year after Iranian Revolution in 1979 and was revived in the year 1985. Its scope was expanded and it was given a new name ECO Economic Cooperation Organization। यानी कि RCD से इसका नाम जो है वो बन गया है अब Economic Cooperation Organization ECO। उसके बाद हम बात करते हैं सकाफ़ती ताउन के हवाले से। अब हम बात करते हैं कल्चरल एक्सचेंज के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स 1965 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है एक कल्चरल पैक्ट हुआ, एक कल्चरल मायदा हुआ, जिसके तहत दोनों मुल्कों के तलबा, स्टूडेंट्स, उस्ताज़ा, अदीब, फ़नकार, शोरा एक दूसरे के मुल्क का दौरा करने का जिससे मौका मिलेगा। यानी कि जब एक मुल्क के फ़नकार, अदीब, दानिश्वर, तलबा, उस्ताज़ा जब जो है दूसरे ममालिक का दौरा करते हैं, दूसरे मुल्कों के अंदर जाते हैं, तो इससे जो है कल्चरल जो है वो एक्सचेंज होता है। यानी कि दोनों मुल्क के जो है वो आपस में करीब आने में जो है वो मदद भी मिलती है, सकाफ़ती हम आहंगी पैदा होती है, जिसके सकाफ़ती हम आहंगी के नतीजे में दोनों जो है वो ममालिक के ताल्लुकात में भी बेहतरी आती है। सकाफ़ती हम आहंगी के फ़रोग़ देने के लिए दोनों मुल्कों में एक दूसरे के सकाफ़ती मराकज़ मुस्तकिल बुनियादों पर भी कायम है। उसके बाद हम देखते हैं each country establish its cultural centers in the other countries. This was done with a purpose to build cultural harmony। यानी कि दोनों मालिक के दरमियान जो है दोनों मुल्कों में एक दूसरे के सकाफ़ती मराकज़ हैं मुस्तकिल बुनियादों पर कायम है, जिसके नतीजे में सकाफ़ती हम आहंगी यानी कि कल्चरल हारमनी पैदा की जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं मौक़िफ़ में हम आहंगी के हवाले से, आइडेंटिटी ऑफ व्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान और ईरान ने कम बेश तमाम इलाकाई, तमाम जो रीजनल और जो इंटरनेशनल मामलात हैं, जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर दोनों ममालिक का जो है वो सेम पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। अगर हम बात करते हैं फ़लस्तीन के इशू की बात करते हैं, फ़लस्तीन के मसले की बात करते हैं, हम एरिट्रिया के मसले की बात करते हैं, हम अफ़गानिस्तान के मसले की बात करते हैं, हम कश्मीर इशू की बात करते हैं, तो फ़लस्तीन, एरिट्रिया, अफ़गानिस्तान और मसला कश्मीर की बात की जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान जो है मुकम्मल जो है वो हम आहंगी पाई जाती है। इन दोनों के व्यूज़ में जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो कह लें कि इसमें जो है आइडेंटिटी ऑफ व्यू है, यानी कि व्यूज़ हैं, यानी कि दोनों का जो है सेम मौक़िफ़ रहा है। मार्च 1951 में जब ईरान ने अपनी तेल की सनत को यानी कि अपनी पेट्रोलियम की जो सनत थी इसको बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद करवाने की जदोजहद का आगाज़ किया 1951 के अंदर, तो बरतानिया ने ईरान की नाकाबंदी कर दी। बरतानिया ने जो है ईरान के साथ जो है वो कह लें कि पाबंदियाँ आयद कर दी। तो इस मौके पर पाकिस्तान ने बरतानिया के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की और ईरान की जो है मुकम्मल तौर पर हमायत की। यानी कि ईरान के अंदर जो तेल की सनत थी, जो पेट्रोलियम की सनत थी, इसको बरतानी तसल्लुत से आज़ाद करवाने के हवाले से जब बरतानिया ने ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई तो पाकिस्तान ने इस वक्त जो है वो ईरान की हमायत की और बरतानिया की इस इक़दाम की शदीद जो है वो मज़म्मत की। उसके बाद हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों की बात की जाए, 1965 और 1971 की वार्स की बात की जाए, तो दोनों पाक भारत जंगों में जो है ईरान का जो है पाकिस्तान के साथ जो है बड़ा कॉपरेशन रहा है, बड़ा करीबी जो है वो इसने जो है ताउन भी किया पाकिस्तान के साथ, भरपूर सफारती और जो माली इमदाद थी वो पाकिस्तान को जो है फराम की है।
65 और 71 की पाक भारत जंगों में जो है ईरान का जो है पाकिस्तान के साथ ताउन रहा है। इकनॉमिकली हम कह सकते हैं सफारती सतह पे कश्मीर के मसले पर ईरान की हुकूमत ने जो है पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मशरूत हमायत की, बगैर किसी शर्त के हमायत की। उसके बाद जो है 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में जो है वो ईरान ने जो है पाकिस्तान को जो है वो पेट्रोलियम जो है वो मसनूआत जो है ईंधन और जो डीज़ल था वो भी जो है वो फराहम किया। उसके बाद जो है इक़्तिसादी ताउन की बात करते हैं, इकनॉमिक कोऑपरेशन के हवाले से डियर स्टूडेंट बात करते हैं। तो इक़्तिसादी ताउन के हवाले से देखते हैं, फरवरी 1973 में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए एक मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन जो है वो कायम किया गया, यानी कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है इन ऑर्डर टू प्रमोट इकनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़ पाक ईरान इकनॉमिक कमीशन वाज इस्टेब्लिश इन 1973, यानी कि फरवरी 1973 के अंदर जो है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है इक़्तिसादी ताउन के हवाले से इकनॉमिक कमीशन जो है वो बनाया गया 1973 के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर, इसी इकनॉमिक कमीशन के ज़रिए से इसी मायदे के तहत ईरान ने पाकिस्तान में रेलवे की तोसी, रेलवे को प्रमोट करने के लिए टेक्सटाइल की सनत को, कीमियाई खाद, चीनी, टायर साजी, ज़री आलात के कारखाने कायम करने के लिए माली इमदाद जो है पाकिस्तान को फराहम की। तय ये हुआ कि ईरान इन कारखानों की पैदावार का एक हिस्सा खुद जो है वो ख़रीदेगा भी। Under this commission, Iran established textile, fertilizer, sugar, tires and agriculture equipment factories in Pakistan, and also undertook the project of expanding railways facilities. It was also decided that Iran will purchase part of commodities produced in these factories। ठीक है, तो ईरान जो है इन फैक्ट्रीज़ की जो प्रोडक्ट्स होंगी इनका जो है एक हिस्सा जो है वो ख़रीदेगा भी। ठीक है, तो ईरान विल परचेज़ पार्ट ऑफ कमोडिटीज़ प्रोडक्ट इन दीज फैक्ट्रीज़। इन फैक्ट्रियों में जो जितनी भी प्रोडक्ट तैयार होंगी उनका एक हिस्सा जो है वो ईरान ख़रीदेगा भी। उसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ईरान हेल्प पाकिस्तान मेड हर फॉरेन एक्सचेंज डिफेक्ट्स, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद ईरान ने पाकिस्तान की ज़र मुबादला की जो फॉरेन एक्सचेंज की जो मुश्किलात थी इसको दूर करने में भी जो है वो पाकिस्तान की मदद की। आफ्टर दी फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ईरान हेल्प पाकिस्तान मेड हर फॉरेन एक्सचेंज डिफेक्ट, यानी कि पाकिस्तान की जो जितनी भी ज़र मुबादला की मुश्किलात थी उनको हल करने के हवाले से जो है वो ईरान ने पाकिस्तान को आफ्टर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो सेपरेशन के बाद जो पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज की जो मुश्किलात थी उसको दूर करने में पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया। उसके बाद हम बात करते हैं तेल की कीमतों में खसूसी रियायत के अलावा माजी में ईरान की मदद से तकमील पाने वाले लातादाद मनसूबों से पाकिस्तान को बेपनाह जो इक़्तिसादी जो फ़वाइद हैं वो भी हासिल हुए हैं। ईरान हैज़ बीन सप्लाई पाकिस्तान enormous quantities of petroleum on discount prices and has also provided फाइनेंशियल एड फॉर a variety of डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, यानी कि तेल की कीमतों में जो है वो ईरान जो है पाकिस्तान को जो है पेट्रोलियम मसनूआत में भी जो है वो रियायत दे रहा है, कंसेशन दे रहा है। इसके अलावा भी जो है ईरान की मदद से पाकिस्तान में जो है लातादाद मनसूबे जो हैं पाए तकमील तक पहुँचे हैं, जिससे पाकिस्तान को बेपनाह इक़्तिसादी जो है फ़वाइद भी हासिल हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 1976 के अंदर पाकिस्तान ने के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए ईरान ने जो है खतीर रकम भी जो है वो अतिया दी। 1979 में ईरान के शहर करमान के ज़लज़ला ज़दगान की मुश्किलात पर हमदर्दी का इजहार करते हुए पाकिस्तान ने इमदादी सामान जो है ईरान के अंदर भेजा, यानी कि जब पाकिस्तान के अंदर 1973 के अंदर ज़लज़ला आया तो ईरान ने पाकिस्तान को जो है खतीर रकम जो है बतौर अतिया दी। इसके बाद 1979 के अंदर जब ईरान के शहर करमान में ज़लज़ला आया तो पाकिस्तान ने भी जो है वो इमदादी सामान जो है ईरान के अंदर रवाना किया। उसके बाद हम बात करते हैं ईरान के ताउन से जो है कराची में पाकिस्तान के अंदर जो है वो तेल साफ़ करने का एक बहुत बड़ा कारखाना जो है ईरान की मदद से लगाया गया है। उसके बाद हम डियर स्टूडेंट बात करते हैं पाकिस्तान और ईरानी इनकलाब की, पाकिस्तान एंड द ईरानियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ईरान के अंदर जो है 1979 के अंदर जो है डियर स्टूडेंट जो है इनकलाब आया।
तो पाकिस्तान एंड द ईरानियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ईरान के अवाम ने शहंशाह ईरान के इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, यानी कि जो सबके शहंशाह ईरान थे 1979 के अंदर इनकी जो इस्लाम दुश्मनियाँ थी, इसके वजह से जो है ईरान के लोगों ने इनके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। तो बैरून मुल्क से ईरानी अवाम को सबसे ज़्यादा जो फेवर थी वो पाकिस्तान की जानब से मिली, चूँकि शहंशाह ईरान की जो पॉलिसियाँ थी वो इस्लाम के अगेंस्ट थी। इसी वजह से जो है ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया और ईरानी अवाम ने जो है वो उस वक्त के शहंशाह ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो इनकलाब बर्पा कर दिया। फरवरी 1979 के अंदर जो है वो शहंशाह का जो तख्ता था उलट का बरसरे इक़्तिदार नई हुकूमत आई, यानी कि 1979 के अंदर जो शहंशाह ईरान थे इनका तख्ता उलट दिया गया और जो बरसरे इक़्तिदार आने वाली नई इनकलाबी हुकूमत को भी जो रेवोल्यूशन के बाद जो है पाकिस्तान ने जो है नई हुकूमत को फ़ौरन से जो है वो तस्लीम भी कर लिया। इसके अलावा पाकिस्तानी उलमा और साफ़ियों ने ईरान के कई दौरे किए और ईरानी अवाम से यकजहती का इजहार भी किया। उसके बाद हम बात करते हैं ईरान इनकलाब के बाद ईरान में अमेरिकी यरगमालियों के मसले पर पाकिस्तान ने ईरान के मौक़िफ़ की भी भरपूर हमायत की, यानी कि जब ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया 1979 के अंदर तो अमेरिकन जो यरगमाली थे इसके मसले के ऊपर पाकिस्तान ने ईरान की जो है वो हमायत की, ईरान के मौक़िफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू की जो है हमायत की। ईरान इराक़ जंग जो थी तवील जंग जारी रही दोनों ममालिक के दरमियान, ईरान और इराक़ के दरमियान, तो ईरानी इनकलाब के लिए एक बहुत बड़ा ये ख़तरा थी ये जंग। तो इस वक्त के सदर पाकिस्तान ने जो है वो मुस्लिम उम्मा अमन कमेटी के मेंबर की हैसियत से जो है पाकिस्तान ने जो है ईरान और इराक़ के दरमियान जो है वो जंग ख़त्म करवाने में जो है वो अहम किरदार अदा किया। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात, सबसे पहले हमने इसमें जो है पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात के हवाले से इसके बैकग्राउंड को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने सफारती और सियासी रवाबित के हवाले से डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल टाइज की बात की। फिर उसके बाद सकाफ़ती ताउन के हवाले से, कल्चरल एक्सचेंज के हवाले से बात की। चौथे नंबर पे हमने आइडेंटिटी या फ्यू मौक़िफ़ में हम आंगी के हवाले से बात की। पाँचवें नंबर पे इक़्तिसादी ताउन के हवाले से, इकनॉमिक कॉपरेशन के हवाले से बात की। छठा जो हमारा पॉइंट था पाकिस्तान और ईरानी इनकलाब, पाकिस्तान एंड द ईरानी रेवोल्यूशन के हवाले से बात की। तो डियर स्टूडेंट, एक और चीज़ जो है इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताता जाऊं, अक्सर जो है MCQs के अंदर जो है आपका जो है RCD और ECO का जो है वो पूछा जाता है आपसे कि RCD किसका मुख़फ़फ़ है, ECO किसका मुख़फ़फ़ है। तो डियर स्टूडेंट, आपने जो है ये याद रखना है कि RCD का जो मायदा था पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के माबैन, तो इन तीनों ममालिक के दरमियान जो RCD का मायदा हुआ था, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये मायदा जो है 12 जुलाई 1964 के अंदर जो है पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के माबैन जो है अमल में आया था RCD, जिससे आपका बनता है रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट। RCD स्टैंड फॉर रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट। तो इसी मायदे का जो नाम है, जब ईरान के अंदर डियर स्टूडेंट इनकलाब आया, रेवोल्यूशन आया 1979 के अंदर, तो इसी RCD का मायदा जो था जो कि 1964 के अंदर तय हुआ था तीनों ममालिक के दरमियान, इसी मायदे का नाम जो है वो RCD से जो है ECO बन गया। 1985 के अंदर जो है RCD से इसी मायदे का नाम जो है वो ECO बन गया, यानी कि ECO जो है वो ये आपका मायदा जो है RCD से इसका नाम ECO बना 1985 के अंदर। अब जो RCD जो है, RCD स्टैंड फॉर इकनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक जो है मुकम्मल हुआ। तो इसके बाद जो है हम पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान चाइना और पाकिस्तान रशिया, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।